Hello everyone, so I'm back in the next lecture in the series of class 12 sociology. तो अपनी लास्ट क्लासेस में हम लोग सोशोलॉजी के सेकेंड चैप्टर की कुछ बेसिक बातें देख चुके थे कि डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफिक की दोनों थ्योरीज के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। डिटेल में देख चुके हैं हम ये चीज़, और आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे डेमोग्राफिक इंटीग्रेटर से, या वी कैन से कि कुछ बेसिक टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी मीनिंग यहाँ पे हमें देख के चलने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बर्थ रेट से। ये बहुत बेसिक टर्म है जो आप लोगों ने सारी सुन रखी है, तो यहाँ पे बहुत डिटेल डिस्कशन किए बिना मैं इनका मीनिंग आप लोगों को बता के चल रही हूँ, और इफ यू वांट तो आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट और सिंप्लीफाइड वे में आपके लिए मैंने नोट्स यहाँ रेडी कर रखे हैं। ओके, बर्थ रेट की बात करते हैं। देखिए, बर्थ रेट की बात करें तो आपकी पूरी जितनी भी पॉपुलेशन है, आपने देखा था ना, हमने जब डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन की थ्योरी देखी थी तो वहां पे हमने देखा था बर्थ रेट डेथ रेट हाई होता है, लो होता है। तो बर्थ रेट डेथ रेट हाई लो की कहानी तो देख ली, लेकिन बर्थ रेट डेथ रेट का मतलब क्या होता है? तो हमारी पूरी पॉपुलेशन या पूरी इकोनॉमी की बात करें, उसमें कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं पर ईयर पर थाउजेंड, कितने न्यू बॉर्न भी, कितने नए बच्चे जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, पॉपुलेशन में ऐड ऑन हो रहे हैं, उसी हम क्या कहते हैं? बर्थ रेट कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट के साथ ना हम एक कंसेप्ट और लेके चलेंगे, वो वर्ड होगा हमारा क्रूड। क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। तो क्रूड वर्ड आ जाए तो कुछ घबराने की बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे बर्थ रेट में बोला कि पर थाउजेंड कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, डेथ रेट में हम देखेंगे पर थाउजेंड का बेस लेके कितने लोगों की डेथ हो रही है। वहीं क्रूड जो हम लेते हैं ना, वो हम टोटल पॉपुलेशन का लेते हैं। जब भी आप क्रूड वर्ड यूज कर देंगे ना, तो क्रूड मतलब क्या हो जाएगा? टोटालिटी से हो जाएगा क्रूड का मतलब, राइट? क्रूड जब भी आ जाए तो व्हाट वी विल कंसीडर, क्रूड से हम लोग देखेंगे टोटालिटी। तो बर्थ रेट की बात करें तो जितने लोग पैदा हो रहे हैं, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं पर ईयर पर थाउजेंड, वो क्या कहलाएगी? बर्थ रेट। और जितने लोग मर रहे हैं वो क्या कहलाएगी? डेथ रेट। वहीं अगर मैं बात करूं क्रूड बर्थ रेट या क्रूड डेथ रेट की, तो क्रूड वर्ड जब भी आ जाएगा तो वर्ड आ जाएगा टोटल, मतलब टोटल पॉपुलेशन को बेस लेके यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इज दैट क्लियर? इतना मतलब क्लियर हो गया? तो अब इतनी बार सुनने के बाद आपको मीनिंग यहीं से याद हो गया होगा बर्थ रेट डेथ रेट का, आई गैस, कि द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर। क्लियर? इसको क्या कहते हैं? इसको नेटैलिटी भी बोला जाता है, किसको? बर्थ रेट को, या इस पूरे कंसेप्ट को, कि पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर ईयर में पैदा होने वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? इसको नेटैलिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मैंने आपसे क्रूड बर्थ रेट की बात की थी। तो क्रूड बर्थ रेट इज नथिंग कि टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इन थाउजेंड। टोटल पॉपुलेशन को कंसीडर करके यहाँ पे हम चलेंगे, मतलब जो नए लाइव जो हैं, जो बच्चे नए पैदा हुए हैं, उसको किससे कंपेयर करके चलेंगे? किसको बेस लेके चलेंगे? टोटल पॉपुलेशन को। इज दैट क्लियर? तो मैं क्रूड बर्थ रेट की आपसे बात करूं तो क्रूड बर्थ रेट यहाँ पे हमारे सामने क्या निकल के आता है? क्रूड बर्थ रेट इज नंबर ऑफ बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनटू थाउजेंड। ऑलराइट। डेथ रेट अगेन कुछ नहीं है, डेथ रेट पर थाउजेंड मरने वालों की संख्या है, तो द नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर इज डेथ रेट। अब ये आपको पता है ये इंडिकेटर्स क्यों बोल रही हूं मैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं? हमने डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन की थ्योरी में भी देखा था, और अभी और दोबारा इनको देख लेते हैं। पहले ये देख लीजिए क्रूड डेथ रेट क्या होता है। तो कितनी डेथ, नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड डिवाइडेड बाय, क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इज इंपॉर्टेंट, इन थाउजेंड। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? डेथ कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, बर्थ रेट डेथ रेट का, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी कंसेप्ट देखा था कि अगर किसी जगह बर्थ रेट ज्यादा है तो आपके दिमाग में सीधी सीधी बात क्या आ जानी चाहिए? बर्थ रेट ज्यादा है मतलब बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब पीपल जो है वो अवेयर नहीं है, अनअवेयरनेस है लोगों में। ठीक है, अनअवेयरनेस है लोगों में, बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, रिसोर्सेज नहीं है हमारी इकोनॉमी में उतने ज्यादा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वहीं अगर डेथ रेट ज्यादा है तो डेथ रेट का ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? कि आपके यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि आप मरने वाले लोगों को बचा ही नहीं पा रहे हो। तो क्या है? मेडिकल फैसिलिटीज अप टू द मार्क नहीं है। और आपने ऐसा भी बहुत बार देखा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा भी होता है, बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही बच्चे मर जाते हैं, या पैदा होते हैं तो माएँ मर जाती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइव बर्थ। जब बच्चा पैदा हो रहा है उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों की भी डेथ हो जाती है, बहुत सारी माएँ भी मर जाती हैं। तो हम अभी आगे देखेंगे कि इसका क्या कंसेप्ट है और इस टर्म को क्या बोलते हैं, राइट? अगेन ये चीज शो क्या करती है? ये चीज यही शो करती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वुमेन को हेल्थ प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, न्यूट्रिशन नहीं प्रॉपर मिल पा रहा है, और उसके अलावा आपकी हेल्थ फैसिलिटीज अप टू द मार्क नहीं है, ये सारी फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज अलग से लिख के लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप खुद इसका आंसर दे पाओगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एनालाइज करना है, और यू विल बी एबल टू राइट द आंसर।
ओके अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज या ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। नथिंग डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जितना बर्थ रेट है और जितना डेथ रेट है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। देखिए अगर इस साल 100 बच्चे, फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रहे हैं, 100 बच्चे तो साल भर में बहुत ही कम है, अगर 100 बच्चे पैदा हुए हैं और डेथ होने वालों की जो नंबर है वो है 80, तो आपका नेचुरल इंक्रीज कितना हो गया, 20। क्लियर। वहीं अगर मान लीजिए 100 ही बच्चे पैदा हुए और 100 लोग ही मर गए, तो बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 0। वहीं एक केस आता है 100 बच्चे पैदा हुए और 120 लोग मर गए, तो दिस इज -20। ये 3 केस समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन पॉजिटिव में है, 20 पॉजिटिव में है। यहाँ 0 हो गया, 0 मतलब स्टेबलाइज पॉपुलेशन रही, ना पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ ना पॉपुलेशन में कुछ भी डिक्रीज हुआ। वहीं यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें नई जनरेशन ने पुरानी जनरेशन को रिप्लेस कर लिया, मतलब जितने मर रहे थे उतने ही ज्यादा उतने ही नंबर ऑफ जो बच्चे थे वो पैदा भी होते जा रहे थे। तो ये रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ चीज चल रही है, यहाँ पे रिप्लेस हो रही है चीजें। यहाँ पे 100 और ये नेगेटिव में चलेगी पॉपुलेशन, मीन्स की जन्म कम हुआ मर ज्यादा लोग रहे हैं, तो ये नेगेटिव रेट हो जाता है। क्लियर। नेचुरल इंक्रीज का मतलब क्लियर हुआ, बर्थ रेट और डेथ रेट में कितना डिफरेंस है। तीनों केस हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता, पॉजिटिव में भी जा सकता है, 0 के इक्विवेलेंट भी हो सकता है और ये नेगेटिव में भी जा सकता है, राइट। अगर अब ये 0 है, ठीक है, अगर इनका डिफरेंस 0 है, मैंने अभी आपसे कहा स्टेबलाइज पॉपुलेशन होगी, रिप्लेसमेंट लेवल हो गया, मतलब जितने लोग मर रहे थे उन्हें नए पैदा होने वालों ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, राइट। तो ये क्या कहलाता है, न्यू जनरेशन रिप्लेस द ओल्डर वन हु आर डाइंग। नई जनरेशन ने क्या कर दिया, ओल्डर जनरेशन को रिप्लेस कर दिया, जो लोग मर रहे हैं उन्हें। इतनी बात समझ में आई हमें, ओके। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज अगर डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट से ज्यादा हो जाए। मैंने आपको बताया ना कि 100 जो है वो बर्थ हुई है और 120 डेथ हो गई, इसका मतलब ये जो डेथ रेट था ये बर्थ रेट से ज्यादा हो गया। इस केस में क्या, इस केस को क्या बोलेंगे, नेगेटिव ग्रोथ रेट, क्योंकि आंसर विल कम इन -100 - 120 इज -20। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लोग पैदा नहीं हो पा रहे हैं जितने की मर रहे हैं, तो जनरली फर्टिलिटी लेवल क्या है, वो रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हेन डज द फर्टिलिटी लेवल इज लेस देन द या बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, तो व्हेन डेथ रेट इज मोर देन बर्थ रेट। जब डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा हो जाएगी तो फर्टिलिटी लेवल जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से कम हो जाएगा। कुछ कंट्रीज के एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है कि इन कंट्रीज में जनरली ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है जहां पे डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट से ज्यादा रहता है। तो कौन कौन सी कंट्री है, जापान, रशिया, इटली एंड ईस्टर्न यूरोप। ओके अगला केस आता है जब बर्थ रेट ज्यादा होता है डेथ रेट से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 100 हैं और मरने वाले 80 हैं, इसका मतलब बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से। तो ये क्या शो करता है, हाई ग्रोथ रेट, क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव में 20 आ रही है। क्लियर। यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला पॉइंट आता है कि आपका बर्थ रेट जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है और डेथ रेट आपका लो है। इज इट क्लियर। अगर ये हम लोग लिख के मेंशन ना भी करते तो भी आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचते तो आपको ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में भी प्रेजेंट है कि हाँ ऐसा होता है, बर्थ रेट ज्यादा होने से, डेथ रेट ज्यादा होने से, बर्थ रेट कम होने से, डेथ रेट कम होने से। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट होता है कि जब एक जो वुमेन है ना वो किसी बेबी को क्या कर रही है, जन्म दे रही है, और बेबी को जन्म दे रही है अपनी चाइल्ड बियरिंग एज में, अपनी चाइल्ड बियरिंग एज में। चाइल्ड बियरिंग एज क्या होता है, जब एक वुमेन जो है वो कैपेबल होती है टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। हेल्दी और कैपेबल एक साउंड एज मानी जाती है कि हाँ इस एज में वुमेन जो है वो एक बच्चे को बर्थ दे सकती है। तो जनरली ये जो 15 to 49 ईयर होता है ना, ये एक साउंड एज मानी जाती है जिसे हम चाइल्ड बियरिंग एज भी कहते हैं, कि ये वुमेन का चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप होता है। इसमें वुमेन जो है वो बच्चे को कैरी इजीली कर सकती है। तो इस रेट को हम क्या कहते हैं, इस रेट को हम कहते हैं फर्टिलिटी रेट। तो फर्टिलिटी रेट क्या हुआ, इट refers to the number of life per 1000 women in childbearing age group, usually 15 to 49 ईयर। क्लियर हुई। अब फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, कुछ नहीं है यार, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं प्लस फर्टिलिटी एज ग्रुप में कितनी वुमेन थी, आप उसको क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू विल गेट द फर्टिलिटी रेट। क्लियर। एक होता है फर्टिलिटी रेट और एक होता है बेटा टोटल फर्टिलिटी रेट। सिंपल सा कंसेप्ट समझिए। देखिए एक होता है एज ग्रुप बना के चलो 0 से 15 तक की एज, मैंने 15 to 49 कही चाइल्ड बियरिंग एज है, 49 के प्लस की वुमेन, राइट। तो अभी यहाँ की बात करते हैं हम लोग, 0 to 15 ईयर तक की एज की बात करें तो ऐसी बहुत सी वुमेन्स बच्चियां होती होंगी तो 0 से 15 की एज ग्रुप में मर जाती होंगी, राइट।
जो पैदा तो हुई है, जिनको हमने बर्थ रेट में तो इंक्लूड किया था, बट वो क्या हो चुकी हैं, इस चाइल्ड बियरिंग एज तक आते आते मर चुकी हैं। तो हमने 15 to 49 की एज ग्रुप को तो यहाँ पे ले लिया था, लेकिन 0 से 15 तक की एज ग्रुप को कंसीडर नहीं किया था। तो अगर मैं टोटल फर्टिलिटी की बात करती हूँ ना, तो टोटल फर्टिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, हम देखते हैं कि कितनी टोटल वुमेन है। मतलब हम इमेजिनरी वुमेन को भी लेते हैं कि वो वुमेन अगर इस एज पे पहुंचेंगी तो वो भी तो बच्चे को जन्म देंगी ना। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, मतलब बहुत सारे आजकल कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम आती है, बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, वो वुमेन मर गई हैं, या वुमेन्स ने शादी नहीं की है इस एज ग्रुप में, तो बच्चे को जन्म नहीं दिया है उन लोगों ने। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट में हम मान के चलते हैं कि जितनी वुमेन इस एज ग्रुप में थी ना, वो सारी इस एज ग्रुप में पहुंची है, और उन सब ने, अगर वो सब जो है बेबी को बॉर्न करेंगी तो क्या फर्टिलिटी रेट रहेगा। समझ में आया? एक इमेजिनरी सिचुएशन है, एक्चुअल में इतने बेबी नहीं होते हैं। एक्चुअल में बेबी वही होगा जो चाइल्ड बियरिंग एज में वुमेन कैरी कर रही है और जितने नंबर ऑफ बर्थ हो रहे हैं। बट टोटल फर्टिलिटी की बात करूं तो मैं मान के चलती हूँ कि हर जो फेज है उसमें जो नंबर ऑफ वुमेन्स है ना, वो सेम रहेंगी। ये अजम्पशन है यहाँ की, ठीक है। अब आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि जो 0 से 15 तक वुमेन थी वो इस एज ग्रुप में आएंगी, और आ भी गई तो उनके जो है वो चाइल्ड को बर्थ देंगी, राइट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं। क्या कहता है ये, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ दैट एन इमेजिनरी वुमेन वुड हैव। वर्ड क्या यूज हुआ है, इमेजिनरी वुमेन। कीप दैट इन माइंड कि जरूरी नहीं है वो वुमेन इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप में पहुंची ही होगी। इज दैट क्लियर? फिर इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट देयर आर सेम नंबर ऑफ वुमेन इन ईच एज ग्रुप। यही मैंने आपसे बोला अभी कि हम मान के चलेंगे जितनी वुमेन यहाँ पे थी वही वुमेन यहाँ पे पहुंची हैं, तो जो नंबर ऑफ वुमेन है हर एज ग्रुप में वो क्या है, बराबर है। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट वी विल सी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट नवजात शिशु, ठीक है। मोर्टालिटी रेट की हम बात करें तो विद इन 1 ईयर, पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर जो बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बेटा डिटेल्ड रीजन नहीं दे रही हूँ, दैट इज योर पार्ट। मैं यहाँ पे समझा के पूरा चलूंगी, बट आपका पार्ट है कि आपको समझ के चलना है कि इनके पीछे रीजन क्या क्या हो सकता है। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा जोर डालो दिमाग पे, आप खुद आंसर कर पाओगे। अभी मेरे साथ साथ समझेंगे और आप आंसर भी करेंगे। देखिए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 1 साल से कम में जब बच्चे मर जाते हैं, तो इट इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। टेक्निकल डेफिनेशन, मीनिंग पढ़ लिया, फॉर्मूला देख लिया, कितने 1 साल से कम में मर रहे हैं, कितने बर्थ हुए हैं, इंटू 1000। क्यों होता है ऐसा? क्यों ऐसा होता है कि 1 साल से कम के नीचे बच्चा मर रहा है? क्या कारण हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? क्या है? प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, मतलब मेडिकल फैसिलिटी। हेल्थ तो आई वुड नॉट से, यहाँ पे आप कहोगे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली। बहुत सी वुमेन्स तो आज भी ऐसी है जो हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट करवाती ही नहीं है। जब व्हेन दे आर कंसीविंग में या व्हेन दे आर कैरिंग अ बेबी, तो हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट नहीं कराती है, वो घर पे ही डिलीवरी का कंसेप्ट करती हैं कि जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल में होती नहीं है। ऑल्दो गवर्नमेंट इनके लिए बहुत सारी जो है पॉलिसीज बना के चल रही है, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं इन लोगों के लिए कि जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल में हो, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना है, ऐसे बहुत सारी योजनाएं बनी हुई हैं जिससे वुमेन जो है प्रमोट किया जा रहा है वुमेन्स को कि गो एंड डिलीवर जो है बेबी, जो डिलीवरी है वो आप हॉस्पिटल में जाके करेंगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। वुमेन जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। बेटा आपको, आप लोग घर में रह रहे हो, हम लोग अच्छी वुमेन की वेलबींग देख रहे हैं कि हाँ बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, बराबर समझा जा रहा है, बट स्टिल देयर आर प्लेस जहाँ पे वुमेन के साथ इक्वालिटी नहीं हो रही है, उनको बहुत ही ज़्यादा इल ट्रीटमेंट की जा रही है उनके साथ, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें, डिफरेंसेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वुमेन की न्यूट्रिशन का भी बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो जाता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, और बेबी भी उतना हेल्दी नहीं होता है, और उस बेबी की, वो बेबी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं यहाँ पे आके, और विद इन 1 ईयर उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इज दैट क्लियर? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट समझ में आया। अब इसी से कनेक्टेड है नेक्स्ट हमारा मेटरनल मोर्टालिटी रेट। अब मेटरनल मोर्टालिटी रेट क्या है? वुमेन का मर जाना। एक बच्चे को पैदा करते हुए जो माएँ हैं मर जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? मैटरनल मोर्टालिटी रेट। तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वुमेन हु डाइड इन द चाइल्ड बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ। ओके, अब इन दोनों का जो इंक्रीज होता है, अभी मैंने आपको बता दिया ना ऊपर, इन दोनों के इंक्रीज होने का क्या रीजन है? कि पुवर्टी है, बैकवर्डनेस है, इस वजह से लोग अवेयर नहीं है, लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, पैसा नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं प्रॉपरली, न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं प्रॉपरली, ये सब रीजन है। फॉल इन मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज अप टू द मार्क नहीं है कि वो सर्वाइवल बच्चों को वो सारी चीजें दे पाए कि वो बच्चा सर्वाइव कर पाए, तो ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ आती है।
एजुकेशन अवेयरनेस प्रोस्पैरिटी ही नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है लोगों को, हाइजीन की नॉलेज नहीं है लोगों को, ये नहीं पता कि अगर वैक्सीनेशन करानी कितनी इंपॉर्टेंट है, टीके टाइम पे लगवाने कितने ज़रूरी हैं, आपको हॉस्पिटल जाके दिखाना कितना ज़रूरी है। तो ये सब की यहाँ पे कमी है। दिस इज़ द रीज़न जिस वजह से यहाँ पे IMR और MMR यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो इतना ज़्यादा है। अब मुझे बताइए इसमें क्या नई बात थी जो आपको नहीं पता थी। बस आप जबरदस्ती ऐसी होता है कि आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, चीज़ें डिफिकल्ट है, हमसे हो नहीं पा रही हैं, सोचते तो आपके दिमाग में ये पॉइंट नहीं आते, बिल्कुल आते, बस आपको वर्ड नहीं मिलते हैं प्रॉपरली लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में आपके लिए वर्ड यहाँ पे मैंने लिखे हैं, बट आप डिटेल में सोचना और उनको एक्सप्लेन करने का काम आपका है। ओके, नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो एक्सपेक्टेंसी मतलब उम्मीद कितनी है, आप एक पर्सन जो है वो कितने साल तक जीने की जो है वो उम्मीद रखता है, कब तक वो सरवाइव कर पाएगा, कितना वो जी पाएगा। एक और होमवर्क आप लोगों का है जो मैंने नहीं करा है आप लोगों के लिए, बिकॉज सब कुछ मैं करूंगी तो आप कुछ नहीं करेंगे, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो एक और होमवर्क जो आपको करना है, आपको चेक करना है एट जो करंट जो आपके पास अवेलेबल है, करंट बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जितनी भी टर्म्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आप ये करंट चेक करोगे कि कितनी कितनी है। ये स्टेट वाइज देखना कौन सा स्टेट इनमें सबसे ज़्यादा है, कौन सा, इंडिया में भी स्टेट वाइज चेक करोगे आप किस स्टेट की सबसे ज़्यादा है, किस स्टेट में सबसे कम है। जिस स्टेट में ज़्यादा है मतलब वो पर्टिकुलर स्टेट नेगेटिव, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ स्टेट जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन चलता है। ठीक है, तो केरल जो है एजुकेशन में सबसे टॉप पे है, तो इक्वालिटी वहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ को दी जा रही है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो है आप ये देखोगे और इसको अपने पास इन टर्म्स के, इन डेफिनेशंस के नीचे नोट डाउन करोगे। क्लियर? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब समझ में आया, एक पर्सन कितना जीने की जो है वो उम्मीद करता है कि वो कितने साल तक जी पाएगा ऑन एन एवरेज। तो इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। इज इट क्लियर? मुझे जो लास्ट याद है दैट इज 32 ईयर्स, बट कुछ चेंज हुई है तो वो आप लोगों का काम है, आप चेक करेंगे इसे और मुझे देख के बताएंगे कितनी हो चुकी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, सेक्स रेशियो की बात करते हैं। सेक्स रेशियो मेल फीमेल कितनी है, मतलब पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल है। अगर पूरी हम बात करें सोसाइटी में 1000 अगर हमारे पास मेल हैं तो उसके फॉर्म में कितनी फीमेल हैं। देखो, अगर जो फीमेल हैं वो बहुत कम है, मतलब हम लेते हैं एग्जांपल 700 कुछ हैं, तो 300 वुमेन की कमी है एज कंपेयर टू मैन, राइट। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि इक्वालिटी उतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि मेल और फीमेल की इक्वालिटी उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेल तो इतने ज्यादा है और फीमेल कम है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अभी भी सोसाइटी में या तो फीमेल फॉर्टिसाइड हो रहा है, मतलब कन्या भ्रूण हत्या, पैदा होते ही पता चलते ही क्या हो जाता है कि अगर गर्ल है तो उसको भ्रूण में ही उसको मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो एक तो ये केस हो सकता है कि फीमेल फॉर्टिसाइड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि पैदा होने के बाद लड़कियों को मारा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, ऑनर किलिंग के नाम पे गर्ल्स को मारा जाता है। ठीक, बहुत सारे फैक्टर हैं जहां पे इनइक्वालिटी अभी भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर ये रेशियो कम है, सेक्स रेशियो कम है, इट इम्प्लाइज पुअर एंड बैकवर्ड कंडीशन ऑफ द वुमेन्स। इनइक्वालिटी अमंग द मेल एंड फीमेल, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अगर ये बराबरी पे है तो ठीक है, बराबरी इन द सेंस अगर 900 कुछ में भी आ रहा है, 990 तक भी पहुंच रही हैं चीजें, तो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा बराबरी में दर्जा दे रहे हैं, सोसाइटी इंप्रूव हो रही है। और अगर ये 1000 से ज्यादा निकल जाए वुमेन, इसका मतलब तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छे से यहाँ पे किसी जगह पे हो रहा है। अगेन स्टेट चेक करोगे, विच स्टेट इज टॉप इन द सेक्स रेशियो, कौन सा स्टेट सबसे लो है, कौन से स्टेट आपके डाउन में आ जाते हैं। जैसे हम कंसीडर करें यूपी बिहार, ये कंपैरेटिवली पिछड़े हुए स्टेट्स में जाते हैं इस चीज में, एंड केरल और साउथ की तरफ आप देखोगे तो दे आर कंपैरेटिवली गुड इन दिस सेक्स रेशियो। ठीक है, तो सेक्स रेशियो क्या होता है, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन अ गिवन एरिया एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। इज इट ओके? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब आपका नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। एज स्ट्रक्चर की बेटा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एज स्ट्रक्चर हो गया कितने कितने लोग हैं। ओके, कितने कितने लोग हैं, आपको पता है चाइल्ड होते हैं, एडल्ट हो गए, ठीक है, मतलब एडल्ट या यंग पीपल हो गए, उसके बाद आपका ओल्ड एज जाएगा। क्लियर? तो अब एडल्ट एंड यंग पॉपुलेशन अगर हमारे यहाँ है तो ये अच्छी बात है हमारे लिए या नहीं है? अच्छी बात है। और एज स्ट्रक्चर में, किस एज स्ट्रक्चर में कितना लोग होंगे, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगेन आपकी मेडिकल फैसिलिटीज आ जाती है, कितना इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारी चीजें हैं, इन सब पे ये एज स्ट्रक्चर डिपेंड करता है।
राइट। बर्थ रेट अगर ज्यादा है तो आपको पता है चाइल्ड ज्यादा हो जाएंगे, डेथ रेट ज्यादा है तो ओल्ड एज पीपल क्या हो जाएंगे, ओल्ड एज पीपल कम हो जाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करते हैं। यूथ या अडल्ट, देखो यूथ और अडल्ट अगर बहुत सारी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, लाइक हम लोग कंसीडर करके चले कि आज ड्रग्स एंड ड्रिंकिंग स्मोकिंग, तो उसका लाइफ स्पेन कम होगा या नहीं होगा। तो एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। गॉट इट। एडल्ट और यंग के केस में भी आप ये नहीं है बर्थ रेट डेथ रेट से इन्हें कंपेयर कर रहे हो, बहुत सारी सोशल इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर आपका एडल्ट, आपकी कंट्री का एडल्ट इन सब चीजों में एंगेज हो गया, जैसे हमारी कंट्री का एडल्ट देखो प्रोडक्टिव चीजों में दिमाग लगाने की जगह हर कोई टिकटॉक टिकटॉक पबजी, ठीक है वेल एंड गुड, कोई इसमें लगा है और उसका माइंड बहुत क्लेवर है और वो और चीजों में भी माइंड लगा रहा है, प्रोडक्टिवनेस वहां पे भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो अच्छी बात है। बट आप सिर्फ इन्हीं चीजों में लगे हो और जगह माइंड आपको बिल्कुल ब्लॉक करके बैठे हो, तो दैट इज नॉट गुड। ऐसे बहुत से केसेस हैं, आप ऑब्जर्व करोगे अपने आसपास आपको बहुत केसेस मिल जाएंगे ऐसे, राइट। तो आप इस सब में लगे रहोगे तो कंट्री में जो है कंट्रीब्यूशन कौन देगा, कंट्री अपलिफ्ट नहीं हो रही है, वी विल ब्लेम, हम सब ब्लेम करते हैं, बट अपलिफ्ट कौन करेगा, किसी एक पर्सन के हाथ में अपलिफ्टमेंट नहीं होती है ना। तो वी ऑल शुड प्ले अवर पार्ट, हमको अपना सबको अपना थोड़े थोड़े फॉर्म में जितना हम कर सकते हैं उतना पार्ट सबको प्ले करके चलना चाहिए, राइट। तो एज स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड कर देना। तो it refers to the proportion of person in different age group relative to the total population। total population के बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अगर टोटल 1 लाख पीपल हैं तो 1 लाख में से चाइल्ड कितने हैं, ठीक है, अडल्ट कितने हैं और ओल्ड एज के पीपल कितने हैं, इसको क्लासिफाई कर देना क्या कहलाता है, एज स्ट्रक्चर कहलाता है। फैक्टर अफेक्टिंग मैंने आपको बताया कि पुअर मेडिकल फैसिलिटीज, इन्फेंट मोर्टालिटी, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन की बात करें तो एजिंग, एज होना, उम्र हो रही है, कहते हैं ना हम लोग एजेड हो रहे हो, बहुत एजेड हो रहे हो, उम्र हो रही है, तो जितने ओल्डर एज पीपल ज्यादा होंगे, मोर ओल्डर एज पीपल है और कम यंग पीपल, मोर ओल्ड और लेस यंग पीपल को हम क्या कहते हैं, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बुढ़ी हो रही है। और पॉपुलेशन का बुढ़ी होना ना, ज्यादा पॉपुलेशन बुढ़ी हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं है, काम कौन करके देगा, इसी से अगला टर्म एसोसिएटेड है वो बताती हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। तो एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बुढ़ा होना मतलब ज्यादा ओल्डर पीपल होना और लेस यंगर एज के पीपल होना। गॉट इट। अब आते हैं डिपेंडेंसी रेशियो पे। व्हाट इज डिपेंडेंसी रेशियो? डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर आश्रित होना, क्या होना, किसी के ऊपर आश्रित होना, ये क्या कहलाता है, डिपेंडेंट। अब देखो इसको डिवाइड कर दो 15 to 64। 15 साल से छोटा बच्चा क्या कमा के सब कुछ खा पी खुद पा रहा है, 64 साल से ऊपर जब ओल्ड एज आ जाती है तब भी जनरली इंसान खुद काम करके नई चीजें अरेंज कर पाता है अपने लिए। तो ये वाली जो एज होती है ना 15 से कम एंड 64 से ऊपर, ये डिपेंडेंट एज कहलाती है। और ये वाली जो 15 to 64 की एज है ये थोड़ी वर्किंग एज ग्रुप कहलाती है, कि इस टाइम पे इंसान काम कर सकता है, कमा सकता है, खा सकता है। ऑल्दो इस एज ग्रुप के बहुत से लोग भी अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि काम नहीं है और कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो कुछ वॉलंटियरली अनएम्प्लॉयड है और कुछ इनवॉलंटियरली अनएम्प्लॉयड है। बट इस एज ग्रुप, उस पॉइंट को नहीं देखना है, मान के हम क्या चलते हैं कि एज ग्रुप जो है वो वर्किंग ग्रुप में आता है और इससे नीचे जो है वो डिपेंडेंट ग्रुप होते हैं। गॉट इट। तो ये जो होती है ये वाला और ये वाला पार्ट को मिला के जो बनती है वो क्या कहलाती है, डिपेंडेंसी रेशियो। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ कि डिपेंडेंसी रेशियो अगर ज्यादा होगी तो क्या मेरी कंट्री के लिए अच्छा है? डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा होना मतलब आपकी कंट्री में वर्क फोर्स कम हो गई है, वर्क फोर्स कम होना मतलब काम कम होगा, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम होगी। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कम है तो आपके पास इनकम नहीं जनरेट हो रही है, इनकम जनरेट नहीं हो रही है तो इन्वेस्टमेंट नहीं बन रही है मार्केट में। तो एक चीज से बहुत सारे फैक्टर जो है वो इफेक्ट होते हैं। तो ये डिपेंडेंस रेशियो का बढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन इस टाइम पे इंडिया में जो है वो ये वर्किंग एज ग्रुप बहुत अच्छा खासा है पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो। अगर हम लोग इसका अच्छे से यूज करें, ये वर्क फोर्स का अच्छे से यूज हो, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, लोग जो पढ़ रहे हैं किताबी ना पढ़ेंगे, जो सिर्फ रट्टा मत मारना इसको पढ़ के, इसको पढ़ के समझो और इम्प्लीमेंट करो। जो भी पढ़ रहे हो आप लोग, सोशोलॉजी आपका सब्जेक्ट, आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हो, कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, साइंस वाले अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड ऑल ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आप जो पढ़ रहे हो उसको सिर्फ पढ़ो रटो, नंबर लेने के लिए मत पढ़ो, ठीक है। आप लोग पढ़ो, इम्प्लीमेंट करो, समझो चीज़ों को, तो आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे। वरना होता यही है ना, पढ़ाई करके गए हैं, 12th करी, बीकॉम करी, अच्छे खासे कॉलेज से करी और जॉब करने गए तो देखा जॉब में जो काम करना है वो तो हमने कभी सीखा ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इज नेसेसरी। आप प्रैक्टिकली चीजें सीखने के लिए इच्छुक रहो, जागरूक रहो, अवेयर रहो थोड़ा चीजों को लेके, तो दैट विल हेल्प, आपको भी हेल्प करेगा और लेटर ऑन हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा होगा। ओके,
डिपेंडेंसी रेशियो की हमने बात करी, तो इट इज अ मेजर कंपेयरिंग द पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ द डिपेंडेंस। दोनों एज ग्रुप मिलाओगे, 15 से छोटा और 65 से बड़ा। वर्किंग एज ग्रुप मैंने बताया आपको कितने से कितना होता है। तो रेशियो कैसे कैलकुलेट हुई, बिलो 15 एंड 64 ईयर्स, और टोटल पॉपुलेशन 15 टू 64 ईयर्स में कितनी है वो, यानी वर्किंग एज ग्रुप कितना है वो और डिपेंडेंट कितना है वो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट डिपेंडेंसी रेशियो। फॉल होना, अगर डिपेंडेंसी रेशियो कम है तो इट इज अ गुड इंडिकेटर, वो शो करेगा कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आ रही है। इसका मतलब हमारे डेमोग्राफी में डिविडेंड आ रहा है। डिविडेंड मतलब होता है लाभांश, बेटा हिंदी में मैं वर्ड यूज करूं तो लाभांश। लाभांश मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट। लाभांश मतलब क्या होता है इकोनॉमी के टर्म में, जब हम इसको यूज करते हैं ना, तो डिविडेंड मतलब होता है कि शेयर होल्डर ने हमारे यहाँ पैसा अपना लगाया है ना, शेयर खरीदे हैं, तो उनके बदले में हम उन्हें प्रॉफिट में शेयरिंग देते हैं। तो जो हम उन्हें प्रॉफिट में शेयरिंग देते हैं ना, उसे हम डिविडेंड कहते हैं, लाभांश कहते हैं। तो एक तरीके से प्रॉफिट में शेयरिंग है। तो ये एक तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड कहना तो मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ होना, इकोनॉमी में पैसा बनना, प्रॉफिट क्रिएट होना। क्लियर हो गई बात। तो ये फॉल होना एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, और बढ़ने की मैंने आपको सारी कहानी बताई दी है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो कीप दैट इन माइंड। ओके, इसके बाद एक चीज और हम आज देखते हैं, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोड हो जाना, कोई चीज एकदम से फट जाना, राइट। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की मैं बात करूँ तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सिंपल मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन का इंक्रीज कर जाना, राइट। पॉपुलेशन का इंक्रीज कर जाना। पॉपुलेशन ज्यादा बेटा मतलब बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स होना। पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। पॉपुलेशन ज्यादा कब हो रही है, अच्छा बताओ। बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है, बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, और डेथ रेट जो है वो कम हो गया। मतलब मेडिकल फैसिलिटीज तो अच्छी हो गई हैं, लेकिन बर्थ रेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसा कब था, आपने थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मैंने आपको बताई थी ना। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या करा था हमने, सेकंड स्टेज पे ऐसा हमने देखा था, राइट, कि जब क्या हो रहा है, बर्थ रेट तो बढ़ता जा रहा है और डेथ रेट कम हो रहा है। अब डेथ रेट कम हो रहा है तो अच्छी बात है कि मेडिकल फैसिलिटीज पे आपने अच्छा कर लिया, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ा ली है, डिजीज कंट्रोल कर ली है। बर्थ रेट बढ़ रहा है, वही अनअवेयरनेस है लोगों में, नहीं दिमाग चल रहा है अभी भी लोगों का, अर्ली मैरिजेस हो रही है। अब प्रॉब्लम आ रही है बेटा, इस सबसे पॉपुलेशन तो बढ़ गई है। पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कह रहे हो जॉब नहीं है, तो इतने लोगों को जॉब कहाँ से दे सरकार। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आई, काम नहीं है तो गरीबी है, इतने सारे लोग हैं, पढ़ाई का पैसा नहीं है लोगों के पास, तो पढ़ाएं कहाँ से, ठीक है। इतने लोगों को स्किल कहाँ से दें भाई, काम क्या सिखाएं, क्या स्किल्स देना भी तो इज डिफिकल्ट टास्क ना। इतने लोगों को स्किल कैसे देंगे हम। अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है इंसान के फॉर्म में, देखो एक तो मशीन्स वगैरह के फॉर्म में आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हो, प्लस इंसान की नॉलेज, ह्यूमन कैपिटल, क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ह्यूमन कैपिटल। इंसान की फॉर्म में इंसानों में नॉलेज होना भी तो जरूरी है ना, तो वी नीड ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो। तो ये भी नहीं इंप्रूव कर पाएंगे। तो एक प्रॉब्लम, मतलब सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से ही मेरी कंट्री में कितनी सारी प्रॉब्लम है, आप देख रहे हो। तो पॉपुलेशन, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि पॉपुलेशन लीड्स टू मेनी सोशल प्रॉब्लम्स एंड दीज सोशल प्रॉब्लम्स कैन बी करेक्टेड इफ वी ट्राई टू कंट्रोल ऑन द पॉपुलेशन, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लेन करो, तो आप क्या करोगे, आप सारी पहले पॉपुलेशन की प्रॉब्लम बताओ, फिर पॉपुलेशन से राइज होने वाली ये सारी कहानियां बताओ, और फिर अगर हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर ले तो इन सब में कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है। तो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में बेसिकली हम लोग फोकस किस पे करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं कि हमारा बर्थ रेट कंट्रोल हो जाए, क्योंकि डेथ रेट इज कंट्रोल, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये पैदा हो रहे हैं जो कंट्रोल जो बर्थ रेट पे है वो भी करना हमें इक्वली जरूरी है। इज दैट क्लियर। हमने सारे टर्म्स देखी, इंडिकेटर्स देखे कि कैसे ये पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, कैसे ये चीज़ें इकोनॉमी मतलब आपकी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव में जा सकती हैं और कैसे ये नेगेटिव में जा सकती है, मतलब कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में हम इंडिया की पॉपुलेशन किस तरीके से साइज है उसका ग्रो हो रही है, कैसे आपकी एपिडेमिक के बारे में बात करेंगे, जैसे इन्फ्लुएंजा का आपकी बुक में जिक्र किया है, तो कोरोना के बारे में भी आज के टाइम से लिंक करके पढ़ेंगे। तो कोरोना भी एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है हमारे लिए, इसकी कहानी भी हम लोग देखेंगे। फेमाइंस वगैरह क्या होती हैं ये सब देख के हम लोग चलेंगे अगली क्लास के लिए। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।